नमस्कार, मैं आकाश जैन राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूं कह लीजिए, अगर केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक नहीं होता तो शायद केमिस्ट्री ही ना होती। ठीक है, और हमारे सिलेबस के चैप्टर 2 का ये टॉपिक है और डेफिनेटली इस टॉपिक से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट जरूर करेंगे हमारे एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, कितने टाइप की होती है और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। तो द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, टुगेदर एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स और आयंस को एक साथ जोड़े रखता है और जोड़ के एक नया डिफरेंट केमिकल स्पीशीज बना लेता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग नथिंग बट अ अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड का मतलब ही होता है एक अट्रैक्शन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम एटम के बीच में हो सकता है, आयन आयन के बीच में हो सकता है। आयंस क्या होते हैं? ये उन्हीं एटम से बने हुए होते हैं, आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयंस आयंस के बीच का अट्रैक्शन, और ऑब्वियसली वो आयंस ऑपोजिटली चार्ज्ड होंगे क्योंकि हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगर ये मैंने इसलिए कहा कि अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती तो शायद केमिस्ट्री ही नहीं होती, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिएक्शंस, है ना, जितने जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो सब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सब अपने अपने कंपाउंड्स मॉलिक्यूल बनाते हैं बाय दिस अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ी? एक साइंटिस्ट थे लेवाइस करके, उस समय he postulated that atoms achieve the stable octet। ये एक लाइन बहुत, एक ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल ऑक्टेट, व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत बड़े हैं, इनको समझना पड़ेगा। देखिए, हम जब एटम्स की बात करते हैं ना, तो एटम्स दो प्रकार के होते हैं। ऐसे एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं, ऑक्सीजन एटम की बात करूं मैं, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट वहीं जब मैं एक गैस है जिसका नाम होता है नियॉन या हीलियम, ये गैसेस का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो एटम बेसिकली दो टाइप के हो गए, कुछ एटम्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे भी होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ही एलिमेंट के किसी और एटम के साथ, जैसे कि O एक और O के साथ मिलके O2 बना लेता है। यही वो गैस है जिसको हम इनहेल करते हैं, अभी भी हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो O2 के फॉर्म में होती है, ना कि सिंगल O के फॉर्म में। ठीक है, या फिर ये ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट के एटम के साथ मिक्स होके एक मॉलिक्यूल बना लेता है। अब ये एटम नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है, एक मॉलिक्यूल बन चुका है। तो मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को कहा जाता है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अब मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि इसके सिंगल एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ना, ये बना क्यों है? क्योंकि O और O के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स बना, H और O के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बना, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, उसका कारण है
कि एटम के, हर एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो स्टेबल होता है। यही रूल को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं, जो हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था। ठीक है, ऑक्टेट, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ऑक्टोपस आपने सुना होगा, है ना, उसके 8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस नाम, ऑक्ट मतलब 8 होता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आखिरी वाले शेल में। अगर अपन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। तो आप खुद देखिए, इसके आखिरी वाले शेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और वही जब मैं बात करता हूं नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसके पास होता है 2,8। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। तो देखिए, इसके आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही होता है ऑक्टेट रूल का मतलब। इसलिए नियॉन का एक एटम स्टेबल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऑक्सीजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो वो चाहता है, वो करना चाहता है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। उसके लिए वो या तो अपने ही एलिमेंट के किसी एटम के साथ कंबाइन करके अपने आखिरी शेल में 8 करने की कोशिश करता है, या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर वो अपने आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। इसी से केमिकल बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है हम समझ गए। केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है ये भी हमें समझ में आ गया, ताकि आपका एटम स्टेबल हो सके, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यही चीज इस पॉइंट में लिखी हुई है, क्योंकि ऑक्टेट करने के बाद वो भी स्टेबल हो जाएगा, अब वो एग्जिस्ट कर सकता है। सिंगल ओ एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, उसके आखिरी शेल में, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ठीक है, ओके, तो ये लेवाइस ने स्टडी किया था। ठीक है, ओके, मतलब उन्होंने यही रीजन दिया था कि स्टेबल ऑक्टेट करने के लिए ही वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि केमिकल बॉन्ड क्या होती है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनती है। ठीक है, चलिए लेवाइस के बारे में कुछ और बातें करेंगे, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ वर्क किया था केमिकल बॉन्ड के ऊपर। इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी दिया था अपना, जिसका नाम उन्होंने लेवाइस स्ट्रक्चर रखा था। उसका एक और नाम था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उनका कहना यह था कि किसी भी एटम को अगर बॉन्ड बनानी है, किसी भी एलिमेंट के अगर एटम को बॉन्ड बनानी है, तो उसका वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में पार्ट लेता है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, वही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर निकाल दिया अपना, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लिवाइस स्ट्रक्चर रखा। उसमें वो क्या करते थे, उस एलिमेंट के सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करते थे। ठीक है, चलो जानते हैं कैसे। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। जीएन लिवाइस, एन अमेरिकन केमिस्ट, इंट्रोड्यूस सिंपल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जिसको उन्होंने नाम दिया था लिवाइस सिंबल। मतलब उन्होंने ऐसे नोटेशंस निकाले जिससे हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते हैं। उन सिंबल्स को उन्होंने नाम दिया लिवाइस सिंबल्स, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल के लिए देखिए आप, लिथियम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए लिथियम का सिंबल लिखे पहले अपन Li, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया विद द हेल्प ऑफ डॉट, तो वो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम के पास आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने एक डॉट यहां बना दिया, एक डॉट नीचे बना दिया। बोरॉन के आखिरी वाले शेल में 3 होते हैं, तो हमने उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड सो ऑन। नियॉन के आखिरी वाले शेल में 8 होते हैं, इसलिए हमने इसको सिंबल बना के नीचे उसके आजू बाजू पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स को बैठा दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्टेट रूल के बारे में हम बात कर चुके हैं।
कॉसल एंड लेवाइस दो साइंटिस्ट थे, इन 1916 डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये थ्योरी में यही लिखा था कि एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी वैलेंस, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन तो पार्ट लेते ही नहीं है, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जिसको अपन गेनिंग और लूजिंग बोलेंगे। मतलब अगर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है इस एटम को, तो इस एटम का हुआ है इलेक्ट्रॉन लॉस और इस एटम का हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन। तो दोनों प्रोसेस एक साथ ही हो रहे हैं। अगर एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर, या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in order to have an octet in their valence shell. This is known as octet rule. तो मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, या तो वो दोनों मिलके शेयरिंग करते हैं। मतलब अगर दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों शेयरिंग करेंगे, पर अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो लूज कर देगा। तो हम बात करेंगे उसके बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कब होता है या शेयरिंग कब होती है, ठीक है। बट ये उनकी थ्योरी थी, जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो वो आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने बात की ऑक्टेट की, इसके अलावा एक रूल और होता है जिसको हम डुप्लेट बोलते हैं। डुप्लेट का मतलब होता है दो, डुएट, ठीक है। तो ये डुएट रूल क्या है? जस्ट लाइक इट इज एन ऑक्टेट रूल ओनली, बस ऑक्टेट रूल में हम ये बोलते थे कि एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयरिंग करता है, ठीक है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अगर एक ही शेल है, वो भी के नाम का, तो उसमें तो मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? तो उन छोटे एलिमेंट्स के लिए, उन छोटे एटम्स के लिए ये डुप्लेट रूल निकाला गया कि उन एटम्स में अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम के बारे में, हीलियम मैंने क्या कहा कि हीलियम का भी एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जस्ट लाइक नियॉन। अब हीलियम का तो एटॉमिक नंबर ही 2 है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 2 है, तो ये थोड़ी ना फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल। तो इसके लिए डुप्लेट रूल होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है जो उसका आखिरी शेल है, तो उसके लिए डुप्लेट रूल के हिसाब से हीलियम भी एक स्टेबल एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से गेन करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। सेम इज द केस विथ लिथियम ऑल्सो, ठीक है। तो ये रूल ऑक्टेट रूल जैसा ही है, बस उसमें 8 थे, यहां पे आखिरी शेल में 2 होंगे। वो भी सिर्फ छोटे एलिमेंट्स के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हम बड़े एलिमेंट्स के लिए ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेंगे फॉर केमिकल बॉन्डिंग, और छोटे एलिमेंट्स के लिए हम डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वो छोटे एलिमेंट्स में आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑक्टेट रूल जैसा एक डुप्लेट रूल भी होता है, ठीक है। तो ये तो हम बात कर लिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और क्यों हो रही है। अब बात करते हैं कितने टाइप्स की है। जैसे हमने 2 चीजें बात की कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 टाइप की केमिकल बॉन्डिंग होती है। आयनिक, या उसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक होती है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरी होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड चौथी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पहली 2 बॉन्ड के बारे में जानेंगे, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है या फिर शेयरिंग होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, या उसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ लिंकेज, या लिंकेज का मतलब बॉन्ड ही होता है, ठीक है, कोई नया वर्ड नहीं है लिंकेज। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन 2 अनलाइक चार्जेस कम एंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है बिटवीन लाइक चार्जेस। तो यहां हम लाइक चार्जेस की बात नहीं करेंगे बिकॉज हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सेपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक आपका होगा
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एक होगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये जहां लिखा है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में ही अट्रैक्टिव फोर्स बिल्डअप होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होगा, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सच अ बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू अनदर एटम। जो हम दो चीज की बात कर रहे थे कि केमिकल बॉन्ड या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनती है या तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनती है, तो यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की। एक एटम कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देगा, क्योंकि ये उस एटम को लूज करके ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है या डुप्लेट रूल कंप्लीट कर रहा है, और ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ये एटम अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ये एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसी को हम ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, तो परमानेंट ट्रांसफर होता है। एक बार अगर आपने दे दिया इलेक्ट्रॉन तो अब आप उससे इलेक्ट्रॉन मांग नहीं सकते, परमानेंटली अब वो इलेक्ट्रॉन उस दूसरे एटम का हो चुका है। द एटम दैट लूजेस द इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, क्योंकि किसी भी एटम में पॉजिटिव नेगेटिव की जो क्वांटिटी है वो सेम होती है। अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, पर प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो इसलिए वो एटम अब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन चुका है। और जो दूसरा एटम जिसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, इसलिए वो हो गया है एनायन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैटायन, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है, और जो गेन करता है वो एनायन, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे, अब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये एक एक्सप्लेन किया है मैंने यहां पे। दिस बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, क्योंकि हम जानते हैं मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो हमको मिल गए हमारे वो दो एटम, जो एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। जो लूज करेगा वो एटम मेटल का होगा और जो गेन करेगा वो एटम नॉन मेटल का होगा। ठीक है, एक यहां पे फिगर में दिखाया मैंने, देखिएगा, एक एटम 1 है जो कि मेटल है और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और एटम 2 है जो कि एक नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी। तो यहां से आप देख रहे हो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे ही होते हैं, बस दिखाने के लिए मैंने यहां पे इसको रेड बनाया है, इसको ब्लू बनाया है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के हैं, दैट्स इट। बाकी इलेक्ट्रॉन तो जैसे उसका है वैसे ही इसका भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, हमने एक को रेड से एक को ब्लू से दिखाया है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो एक जो इलेक्ट्रॉन इसके शेल में था वो यहां चला गया, तो ये आपका एटम जो अब बन चुका है कैटायन, और इसके पास जो आपके शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक गेन करने के बाद वो 8 हो गया है और वो बन चुका है आयन। क्योंकि एक गेन किया है इसलिए आपको ऊपर 1 नेगेटिव दिख रहा है, अगर इसने 2 गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया होता तो ऊपर 2 नेगेटिव दिखता, तो इसके सामने भी 2 पॉजिटिव होता। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज मिलता जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ आयनिक बॉन्ड का, कुछ ऐसे बनती है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स अपन और देखते हैं। ये तो अपन ने एक एटम मेटल और नॉन मेटल बात की, अब इसके जगह कुछ अपन एक एटम लेते हैं। ठीक है, जैसे एक मेटल हो गया आपका सोडियम, ठीक है, और आपका नॉन मेटल हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो कैसे अरेंज होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, हो गए 11, 2, 8, 1। ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं 2, 8, 7, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 7। तो देखिए, सोडियम को अपने आखिरी शेल में 8 करने के लिए, अभी तो आखिरी शेल में 1 है, 8 करने के लिए इसके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो ये एक लौता इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। क्योंकि अगर ये एक लौते इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो अब इसके पास 2 ही शेल बचे, और वो दूसरा शेल के पास तो 8 है, तो
तो वो अपने आप स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और वैसे भी 7 गेन करना एक मेटल के लिए बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज मेटल की वो टेंडेंसी है ही नहीं। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वो गेन करेगा ही नहीं। इसलिए सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। इससे क्या हुआ, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो बन गया Na पॉजिटिव, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिला तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और वो बन गया क्लोराइड आयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब मैंने सोडियम आयन बोला तो मैंने उसके नाम में कोई चेंज नहीं किया, बस वो एटम से आयन बन गया। ये सोडियम एटम था, ये सोडियम आयन हो गया, तो नाम में कोई चेंज नहीं आया। पर जब हम एनायन की बात करते हैं तो उसके नाम में चेंज आता है। ये था क्लोरीन एटम, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब वो बन गया एन आयन, और नाम के बाद हमने आइड लगाया है, तो इसका नाम है क्लोराइड। तो क्लोरीन एटम, क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 एग्जाम्पल और देखते हैं। एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा, तो आपको पहचानना है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, और उसका पहचानने का तरीका हम कन्फिग्रेशन देख के बता सकते हैं। अगर कन्फिग्रेशन में आखिरी वाले शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैग्नीशियम की बात करूं मैं, तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक मेटल है। सोडियम का जो हमने पीछे एग्जांपल में देखा, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी एक मेटल है। ठीक है, जिसके पास भी आखिरी शेल में 1, 2 या 3, एल्यूमिनियम ले लेते हैं एग्जांपल, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2, 8, 3। देखिए, इसके लास्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2 या 3, अगर आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक मेटल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और अगर 4, 5, 6, 7, 8 है तो उसको अपन नॉन मेटल बोलेंगे। तो यहां पे देखिए, मैग्नीशियम के आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आखिरी वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नॉन मेटल है, मैग्नीशियम आपका मेटल है। दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड ही बनेगी। और कैसे बनेगी, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन को चाहिए थे 2, मैग्नीशियम को लूज करने थे 2, तो इस तरीके से आपका Mg बन गया Mg2 पॉजिटिव और O बन गया O2 नेगेटिव, और फॉर्मूला बन गया आपका MgO। ठीक है, MgO इसलिए बना क्योंकि दोनों ने ही बराबर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और गेन किए हैं, तो दोनों का जो चार्जेस है, जो वैलेंसी है, वो कैंसिल हो गई, तो आपका फॉर्मूला बन गया MgO। इन द सेम वे, लिथियम फ्लोराइड, फ्लोरीन के आखिरी वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आखिरी वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, लिथियम, जैसे ही लिथियम हम सुनेंगे तो हमारे पास स्ट्राइक करना चाहिए डुप्लेट रूल। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये तीनों क्या फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल। तो लिथियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका फर्स्ट शेल ही उसका आखिरी शेल बन गया, और उसके अब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये भी स्टेबल हो गया। इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन की, और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन की। ठीक है, और सेम लिथियम सल्फाइड Li2s। अब यहां पे क्या है, देखो, लिथियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बट सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6 है, तो इसको अपने आखिरी शेल में 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 लिथियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए यहां पे 2 लिथियम की जरूरत पड़ी। इसलिए फॉर्मूले में भी Li2s लिखा है। लिथियम 2 है और सल्फर 1 है, दैट इज व्हाई द फॉर्मूला इज Li2s। ठीक है, क्योंकि अकेला 1 लिथियम सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, इसलिए 1 लिथियम की और जरूरत पड़ी और वो फॉर्मूला Li2s बना। ठीक है, यहां वही 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन को चाहिए थे, वो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए यहां पे दोनों एक एक ही एटम है, Mg का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है, बट ये चीज लिथियम सल्फाइड में नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए, पर अगर वही सल्फर मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करता तो उसका फॉर्मूला MgS होता, क्योंकि मैग्नीशियम तो 2 दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और तो वो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला MgS ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, देखो, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी,
कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है टू बिकम स्टेबल, उसको कहते हैं अपन वैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड लग गया, मतलब ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। तो अपन देखें कि लिथियम की वैलेंसी 1 है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है। वहीं सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाता है। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है उससे डिसाइड होती है कि उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके वो एक स्टेबल ऑक्टेट या एक स्टेबल डुप्लेट अटेन करता है। ये है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये तो हम बात कर लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की। तो हमने देखा ना कि कैसे एक पॉजिटिव आयन ने नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट किया। तो ऐसे सिर्फ 2 ही नहीं होंगे, ऐसे वो क्या बना लेते हैं, एक पूरा क्रिस्टल बनाते हैं जहां पे एक आयन, एक पॉजिटिव आयन के अराउंड में नेगेटिव आयंस रहते हैं और एक नेगेटिव आयन के अराउंड में पॉजिटिव आयंस रहते हैं, और उसको अपन कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो NaCl जो हमने बनाया था वो एक्चुअली में कुछ इस फॉर्म में रहता है। ये Na पॉजिटिव, जितने भी आप ब्लू कलर के स्पीयर्स देख रहे हो वो सब आपके Na पॉजिटिव आयंस हैं, और जितने भी पिंक कलर के आप स्पीयर्स देख रहे हो वो आपके क्लोराइड आयंस हैं। तो आप देख रहे हो कि एक क्लोराइड आयन के अराउंड में सारे सोडियम आयन है, या सोडियम आयन के अराउंड में आपके क्लोराइड आयंस है। ठीक है, तो आपके आयनिक सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है, आयनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। वो इस टाइप का एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, इसको कहते हैं अपन क्रिस्टल लैटिस, ढांचा, एक क्रिस्टल ढांचा बनाते हैं जिसमें आयंस होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंपल, जिनमें आयनिक बॉन्ड बन रही है वो आयनिक कंपाउंड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपके आयनिक कंपाउंड्स का होता है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं हम आयनिक कंपाउंड की क्या होती है। कोई भी आयनिक कंपाउंड इन टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डिंग, क्योंकि हमें को पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और दे आर हार्ड टू ब्रेक, सॉलिड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है अगर ये इनका बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। वाटर को पोलर सॉल्वेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पोल्स होते हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। नेगेटिव पोल ऑक्सीजन होता है और पॉजिटिव पोल आपके हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका ये आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड इजिली डिसॉल्व या सॉल्युबल हो जाता है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। अगर आप NaCl नमक उसको सॉलिड स्टेट में लोगे ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पर अगर आप उसी नमक को पिघला के मोल्टन फॉर्म में ले आओ या उसको पानी में घोल के एक्वस फॉर्म में ले आओ, ठीक है, उसका पानी में सॉल्यूशन बना लो, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट आर गुड कंडक्टर्स इन अ मोल्टन स्टेट, या आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट का मतलब है जब आप उसका सॉल्यूशन पानी के साथ बनाओ तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले टाइप के बॉन्डिंग की जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरे टाइप की बॉन्डिंग की जहां हम कंप्लीट ट्रांसफर ना करके क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्यों शेयरिंग करते हैं, क्योंकि वो उन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अगर दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो कोई लूज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम दोनों नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि दोनों नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, दोनों में कोई लूज करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। मतलब एक पेयर दोनों के बीच में कॉमन होगा जो दोनों का होगा। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज शेयर्ड पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स, क्योंकि ये दोनों पेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या होता है, शेयर्ड पेयर्स या
बॉन्डिंग पेयर्स। एक एग्जांपल नीचे देखिएगा आप, देखिए मैंने बोला ना कि दोनों नॉन मेटल के बीच में होगा, क्योंकि दोनों नॉन मेटल की टेंडेंसी गेन करने की होगी, कोई लूज नहीं करना चाहेगा, इसलिए यहां दोनों ही एटम हमारे किस टाइप के होंगे, नॉन मेटल्स। याद करिए आयनिक बॉन्ड में एक एटम आपका मेटल था और दूसरा एटम नॉन मेटल था, ठीक है। तो यहां पे दोनों ही नॉन मेटल होंगे। एक हमने नाम दिया है उसको ए और दूसरे नॉन मेटल को नाम दिया है हमने बी। देखिए दोनों के ही आखिरी शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको लगता है कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा? क्यों देगा भाई, दोनों को ही स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, कुछ इस टाइप से, देखिए लाइक दिस। अब ये एक पेयर दोनों के हैं, ए का भी है तो ए का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और वो पेयर बी का भी है तो बी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन दो इलेक्ट्रॉन की जो शेयर्ड पेयर कहलाए। ये जो बच गए हैं ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं हुए हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर्स, ठीक है, क्योंकि वो अकेले हैं, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं, दे आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनको कहते हैं अपन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। अच्छा ये भी बात कर लेते हैं कि कोवेलेंट में फिर अट्रैक्शन किस टाइप का हो रहा है। आयनिक में तो समझ में आ गया कि एक पॉजिटिव बॉडी एक नेगेटिव बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, एक कैटायन एक एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, देखो ये दो एटम है जिनके बीच का ये शेयर्ड पेयर पड़ा हुआ है, हमको पता है कि दोनों एटम ने ओवरलैपिंग की है, वो शेयर्ड पेयर दोनों का है, तो दोनों के न्यूक्लियस जो है ना, उन शेयर्ड पेयर को इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग कंप्लीट होती है, स्टेबलाइज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन सबसे छोटे एलिमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन। देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड में ऑर्बिट करता रहता है। अब हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ताकि ये अपना डुप्लेट या डुएट कंप्लीट कर सके। तो ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ने क्या किया, अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये दो इलेक्ट्रॉन इसका भी है, और ये बन जाते हैं H2। दोनों ही नॉन मेटल हैं, इसलिए इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकती है, ठीक है। तो अपन कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वही लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर है जो अपन ने पीछे देखा था, एलिमेंट का सिंबल और उसके अराउंड में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों ने कॉमन, ये दोनों का शेयर्ड पेयर हो गया। इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि एक ही लौता इलेक्ट्रॉन तो है हाइड्रोजन के पास जिसको वो शेयरिंग में यूज कर रहा है, ठीक है, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। और ये हो गई इन दोनों के बीच की एक बॉन्ड, ठीक है। इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक ही पेयर का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। बट इसके अलावा दो और टाइप की बॉन्ड बन सकती है, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा हो या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा हो। जैसे कि देखो अभी हमने जो हाइड्रोजन की बात की, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में शेयर्ड था। बट आप CO2 का स्ट्रक्चर देखिए, CO2 कार्बन आपका बीच में है, दोनों O आजू बाजू में है, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 करने के लिए, और कार्बन को 4, ठीक है। तो अगर एक ही ऑक्सीजन होता तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन का तो काम हो जाता, बट कार्बन का काम नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए क्या किया कार्बन ने, उसने दोनों साइड डबल बॉन्ड्स बनाई, ठीक है। यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, इस O के साथ भी डबल बॉन्ड ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, और इस O के साथ भी डबल बॉन्ड ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, और खुद कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं अपन, O और O, ठीक है। इसके पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोनों को ही दो दो चाहिए, तो ये क्या करते हैं, ये दो
पेयर्स, पेयर नंबर 1 पेयर नंबर 2 दोनों के हैं, तो ये 2 पेयर इसके भी हैं, हो गया इसका 8, और ये 2 पेयर इसके भी हैं, इसका भी 8 हो गया। तो ये बनता है आपका O2 मॉलिक्यूल जिसमें O और O के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अपन सिंगल लाइन से शो करते हैं एक बॉन्ड को, अगर 2 पेयर शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, अगर 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दोनों को ही 3-3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे, दोनों ये तीनों पेयर को शेयर करेंगे, तो ये 8 अब इसके भी हुए और ये 8 अब इसके भी हुए, मतलब वो जो बीच का जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो इसको कहते हैं अपन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है 2 एटम के बीच में। अगर एक पेयर का शेयरिंग हो रहा था, जैसे H2 में हमने देखा एक ही पेयर था दोनों के बीच में कॉमन, तो वो हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन में हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे थे, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कुछ एग्जांपल और है, देखिए ये ऑक्सीजन का वही एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे बताया, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर वाइज बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इस तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक ही पेयर को शेयर करेंगे, इस तरीके से आपका क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन जैसे बन रहा है वैसे ही फ्लोरीन बनता है, वैसे ही ब्रोमीन बनता है, वैसे ही आयोडीन बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके कोवेलेंट बॉन्ड के। अब कुछ कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड में कहीं पे भी आयंस का जिक्र नहीं किया हमने, ठीक है, इसलिए ये आयनिक सॉलिड्स नहीं होते हैं, इसमें कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और हमको पता था कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड वेर मेड अप ऑफ आयंस, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं ना, तो एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इनका जो बॉन्डिंग है ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड में था। इसलिए देखिए आयनिक बॉन्ड के लिए हमने क्या किया, या आयनिक कंपाउंड के लिए हमने क्या बोला कि दे आर सॉलिड, वो एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स। बट आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स आइदर लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली लिक्विड्स या गैसेस होते हैं, ठीक है। फिर दे एग्जिबिट रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है अगर वो उनका बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अनलाइक आयनिक सॉलिड जिनका बॉन्डिंग स्ट्रांग था इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई था। कंपाउंड्स फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहां पे तो आयंस है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो कहां से आपका करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई आयंस नहीं है, ठीक है, जिनको वाटर अट्रैक्ट करके सॉल्युबल कर सके, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होगी आपकी कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एटम्स ऑफ कार्बन आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इन ग्रेफाइट। देखिए कार्बन के पास खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लिवाई स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है ना, ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, जस्ट लाइक डायमंड। डायमंड में भी सिर्फ कार्बन ही होता है और कुछ चीज नहीं होती डायमंड में भी। तो ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमको पता है अगर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से ज्वाइन करना चाहेगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बना पाएंगे, क्योंकि ये तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि दोनों को ही 4-4 चाहिए। तो ये कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 4 और कार्बन के साथ, लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी एक एक बॉन्ड इन सब के साथ बनेगी, इस तरीके से बीच वाला कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऐसे ही बाकी कार्बन्स भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि देखो ये नॉन मेटल के बीच की बॉन्ड है, कार्बन कार्बन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ठीक है।
तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ग्राफाइट होता क्या है। ग्राफाइट कार्बन का ही बना होता है, ठीक है, उसमें और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन, जब एक न्यूट्रल एटम कैटायन बनता है, कैसे बनता है एक न्यूट्रल एटम कैटायन? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं? डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर नहीं। देखिए एटॉमिक नंबर मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर इंटैक्ट है, उसका तो लॉस गेन हो ही नहीं रहा है, इसलिए उनके एटॉमिक नंबर में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, सोडियम आयन का भी एटॉमिक नंबर 11 ही होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 11 है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भले कम हुए हैं, इसके पास पहले 11 थे, अब वो 10 हो गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन का डिक्रीमेंट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज जब एक न्यूट्रल एटम कैटायन बनता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू डिफरेंट एटम फॉर्म्स। कंप्लीट ट्रांसफर याद करिए, दो टाइप की जो बॉन्ड हम आज हमने पढ़ी है, उसमें एक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है और एक में शेयरिंग होती है। कंप्लीट ट्रांसफर किसमें होता है? जहां आयंस बने। शेयरिंग में तो आयंस बनेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो होती है आपकी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर्स ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड। याद करिए, हमने जो शेयर्ड पेयर पढ़ा था, जब हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा था, बाकी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे थे, उनको हमने क्या नाम दिया था? दे वर नोन एज लोन पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन डजंट इंक्लूड आयनिक बॉन्ड। इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड नहीं है बोल रहा है, ठीक है। देखिए, LiCl, MgO, SnCl4, H2O। Li एक मेटल है, Cl एक नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। MgO एक मेटल है, O एक नॉन मेटल है, बनेगा। Sn का मतलब होता है टिन, Sn इज नथिंग बट टिन, ठीक है। टिन का लैटिन नेम स्टैनम होता है और उसी से इसका सिंबल Sn बनता है। तो टिन भी एक तरह का मेटल होता है, ठीक है, और ये आपका क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। H2O, इसमें दोनों ही नॉन मेटल है, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनी है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका वाटर, ठीक है। वाटर में H2O, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है ऑक्सीजन? इस हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ भी एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया वो स्टेबल, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो यहां पे बनती है 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो H2O इज द आंसर। The nature of bonding in CCl4 and CaH2 is, देखो कार्बन एंड क्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल है, तो इनके बीच की बॉन्डिंग बनेगी कोवैलेंट टाइप की। और CaH2, कैल्शियम आपका एक मेटल है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच में बनेगी आयनिक बॉन्डिंग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोवैलेंट इन CCl4 एंड इलेक्ट्रोवैलेंट इन CaH2, दैट इज बी। तो आपको यही पहचानना है कि कंबाइनिंग एलिमेंट्स में मेटल कोई है, नॉन मेटल कोई है, ठीक है, या दोनों ही मेटल है, सॉरी दोनों ही नॉन मेटल है। तो अगर दोनों ही नॉन मेटल है तो आपका कोवैलेंट हो जाएगा, एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो आपका वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ सॉलिड सब्सटेंस इज सॉफ्ट, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहा है? कोवैलेंट कंपाउंड की, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड की। The substance is most likely an ionic solid तो नहीं हो सकता, network solid, a metallic solid, a molecular solid। याद करिए, हमने बताया था कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवैलेंट कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज मॉलिक्यूल्स, तो उनको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो नॉन मेटल हैं
एक ही एलिमेंट के दो नॉन मेटल एटम्स हैं, तो उनका जो पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्या वो अनइक्वली शेयर्ड होगा, क्या वो ट्रांसफर करेंगे विथ आइडेंटिकल स्पिन, इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में, देखो दोनों नॉन मेटल है तो जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगी, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच को जो सिंगल बॉन्ड है उसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरीन के, ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग दोनों कर रहे हैं पर वो शेयर्ड पेयर में कंट्रीब्यूशन दोनों का ही है, उसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल शेयरिंग। तो इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी मतलब कोई ये इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है ना। बी मतलब आपका बोरॉन है और सी आपका कार्बन है, और दोनों ही नॉन मेटल की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका बीच का बॉन्डिंग क्या होगा, कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम दोनों को पहचान सकते हैं, है ना। और हम कुछ जो कॉमन मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं तो उसके नाम से हम समझ जाएंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर दोनों नॉन मेटल्स है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। इट कैन बी सिंगल, इट कैन बी डबल, इट कैन बी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है तो दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसमें दो टाइप की बॉन्ड्स और होती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज के लेक्चर में हमने दो बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, आने वाले लेक्चर्स में हम बची हुई दो बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।